हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी के तहत तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। जो पृथ्वी पर तापमान का वितरण होता है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे और इस तापमान वितरण का क्या प्रभाव होता है दोनों को जानेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में। क्षैतिज में दो तरीके से प्रभाव हो सकता है, अक्षांशीय वितरण और देशांतरी वितरण। ठीक है, तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा होती है आपतन कोण। आपतन कोण जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्या होता है, जो सूर्य किरण आती है और जो पृथ्वी की सतह होती है इसके मध्य जो कोण का निर्माण होता है उसे इंसिडेंट कोण कहते हैं, है ना। पृथ्वी की सतह और सौर किरण के मध्य जो निर्मित कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि या आपतन कोण में कमी, है ना। जितना तिरछी होगी सौर किरण उतना आपतन कोण कम होगा। उससे क्या निहितार्थ होता है उसका, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा सौर विकिरण के अवशोषण या परावर्तन में वृद्धि होती है। तो उससे क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा कम होगी, है ना, है ना। इससे क्या होगा, तापमान कम होगा। ठीक है, तापमान कम होगा। आपतन कोण का प्रभाव क्या क्या होता है ना, जो इंसिडेंट कोण होगा उसका पहले तो हम देखेंगे अक्षांशीय स्थिति में क्या होता है। अक्षांशीय स्थिति में स्थानिक परिवर्तन होता है ना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण से क्या होता है और पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, ये कालिक परिवर्तन होता है ना, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। ठीक है, ये मान लो कि ये सूर्य है तो सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें आएंगी, है ना, और यहाँ से ध्रुव वगैरह पे इनका तिरछापन बढ़ता जाएगा। देखो 90 डिग्री नॉर्थ साउथ जाने पर सूर्य किरण के तिरछेपन में वृद्धि होने लगती है ना। इससे क्या होगा, सतह को प्रति इकाई पर प्राप्त होने वाली सौर इकाई में कमी आती है। तो वहां पे औसत वार्षिक तापमान कम हो जाएगा। कहाँ पे, जैसे ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, कहाँ से, विषुवत रेखा से। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण से स्थितियां बहुत सारी निर्मित होती है। मान लिया कि ये सन है ना, ये पृथ्वी की स्थिति है मार्च में, है ना। मार्च में जब उत्तरायण होता है तो इस तरह की स्थिति है, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। ठीक है, और यहाँ पे ये मकर रेखा की स्थिति है। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है ना। दिसंबर के समय शीत अयनांत की स्थिति होती है। ठीक है, और ये विषुव की स्थिति होती है। विषुव की स्थिति कब होती है, सितंबर में, और ये होती है ग्रीष्म अयनांत कर्क रेखा के जून में होती है ना। इधर की डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं। सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली समताप रेखा को तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण ही किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर आपतन कोण एक समान नहीं रहता है। विषुव के समय विषुवत रेखा पर, ग्रीष्म अयनांत के समय कर्क रेखा पर और शीत अयनांत के समय मकर रेखा पर सौर किरण के लंबवत होने के कारण अन्य समय की अपेक्षा तापमान अधिक रहता है। ग्रीष्म अयनांत के समय मार्च से जून के मध्य में सूर्य की सीधी किरणों का विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर विस्थापन होता है, जबकि शीत अयनांत के समय सितंबर से दिसंबर के मध्य में सूर्य की सीधी किरणों का विषुवत रेखा से मकर रेखा तक विस्थापन होता है। कर्क और मकर रेखा तक सौर किरण के लंबवत होने के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वर्ष भर तापमान अधिक रहता है।
इसके कारण ही कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय प्रदेश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। इस प्रकार पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण सूर्य की सीधी किरण का विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर विस्थापन होने पर किसी भी अक्षांश का वर्ष भर तापमान एक समान नहीं रहता है, जो मौसम में होने वाले परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। पृथ्वी के घूर्णन है ना, पृथ्वी का घूर्णन देखेंगे दिन के समय, है ना। घूर्णन मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। वो दोपहर के समय क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आती है ना। सूर्य की किरणें सीधी आती है तो सबसे कम ऊंचाई पर रहती है। किरण लंबवत, सौर किरण कम दूरी तय करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण किसी भी स्थान पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपतन कोण एक समान नहीं रहता है। दोपहर के समय सौर किरण के लंबवत होने पर प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण ही दोपहर के कुछ समय बाद का तापमान सबसे अधिक होता है। अब हम देखेंगे समान अक्षांशीय प्रदेश या सेम जोन या देशांतरी परिवर्तन में क्या होता है ना। इसके अंतर्गत देखो, आपतन कोण अगर समान है तो विशिष्ट ऊष्मा, पारदर्शिता, तापीय चालकता, वाष्पीकरण, है ना। तापमान असमान होने के अन्य कारण ये भी होते हैं, है ना। ऊष्मन की दर क्या होती है? जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऊष्मन की दर। विशिष्ट ऊष्मा का और वार्षिक तापांतर के मध्य भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। और महाद्वीपीयता, है ना, जिसे कंटिन्यूलिटी भी बोलते हैं, महाद्वीपीयता, है ना। जैसे महाद्वीपों के प्रभाव रहता है ना, यहाँ से किस तरह का क्लाइमेट हो, जैसे रेगिस्तान, जैसे कोई रेगिस्तान या डेजर्ट एरिया होता है वो शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडा होता है। इस तरह से महाद्वीपीयता की विशेषता को हम बहुत जगह देख सकते हैं। समुद्री सतह की विशिष्ट ऊष्मा स्थल की अपेक्षा अधिक होने के कारण न केवल ऊष्मन का दर कम होता है बल्कि शीतलन का दर भी कम हो जाता है, जिसके कारण समुद्री सतह का वार्षिक तापांतर नगण्य रहता है। यही कारण है कि समुद्री तट से दूर जाने पर स्थलीय प्रभाव के कारण वार्षिक तापांतर में वृद्धि होती है। तट से दूर स्थित वो क्षेत्र जहाँ का वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है वहाँ महाद्वीपीयता की विशेषता देखने को मिलती है ना। जो मैं बता रहा था, तट से दूर वो क्षेत्र जहाँ वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है वहाँ महाद्वीपीयता की विशेषता देखने को मिलती है। सौर विकिरण के अवशोषण पारदर्शिता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तापीय चालकता ऊष्मा के स्थानांतरण के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। स्थलीय सतह की अपेक्षा जल की सतह की विशिष्ट ऊष्मा, तापीय चालकता और पारदर्शिता अधिक होने के कारण जहां ऊष्मन का दर कम होता है वहीं वाष्पीकरण के द्वारा जल की सतह से ऊष्मा का स्थानांतरण होने के कारण शीतलन की प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु के समय वाष्पीकरण के प्रभावशाली होने से जल की सतह का तापमान स्थल की अपेक्षा कम रहता है। वहीं शीत ऋतु के समय वाष्पीकरण का दर नगण्य होने के कारण ऊष्मा का निष्कासन का दर भी कम हो जाता है, जिससे जल की सतह का तापमान स्थल की अपेक्षा अधिक रहता है शीत ऋतु में। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अब ऊंचाई के साथ तापमान में किस तरह का परिवर्तन होता है वो हम जानेंगे, है ना। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में वायुमंडल के विरल होने के कारण चलने वाली हवाओं का तापमान कम होने से कोल्ड स्ट्रोक से लोग प्रभावित होते हैं, जबकि सतह को प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की तीव्रता अधिक होने से सन स्ट्रोक से भी मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे वार्षिक तापांतर और स्थलीय प्रभाव, जितना स्थलीय प्रभाव होगा उतना ही वार्षिक तापांतर होगा। जितने बादल सघन होंगे उतना
कम दैनिक तापांतर होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बादलों की सघनता और दैनिक तापांतर के मध्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है ना। अब हम देखते हैं कि दिन की लंबाई और उसमें तापमान में क्या क्या होता है। ये मैं एक थ्योरी के थ्रू बता देता हूँ आपको। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण ही किसी भी अक्षांश पर दिन और रात की अवधि एक समान नहीं होती। केवल विषुवत रेखा पर वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ग्रीष्म महीनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक होने के कारण सौर ऊर्जा की अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध का तापमान ग्रीष्म महीनांत के समय अधिक रहता है। ग्रीष्म ऋतु के समय ध्रुवों पर 24 घंटे का दिन होता है। औसत तापमान सबसे कम होता है। क्या कारण होता है इसका? आपतन कोण सबसे कम होता है। हिमाच्छादित सतह तो अल्बिडो अधिक होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान सर्वाधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपतन कोण अधिक होता है। वर्ष भर 12 घंटे का दिन यहाँ पे बना रहता है। अब हम देखेंगे तापीय परिवर्तन। तापीय परिवर्तन दो प्रकार से होता है। डायबेटिक तापीय परिवर्तन, डायबेटिक है ना, ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसमें। और होता है एडियाबेटिक तापीय परिवर्तन, इसे रुद्रोष्म तापीय परिवर्तन भी कहते हैं। इसमें एक बंद होता है, ना तो ऊष्मा अंदर आ सकती है ना ऊष्मा बाहर जा सकती है ना। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, ये सब वही मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है। एडियाबेटिक में क्या होता है, डायबेटिक में क्या होता है। एडियाबेटिक में संकुचन के कारण ये जो भी प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक ऊष्मन के कारण तापमान में वृद्धि होती है। प्रसरण की प्रक्रिया से एडियाबेटिक शीतलन के कारण तापमान में कमी आती है। दोनों में वस्तु बंद तंत्र की तरह कार्य करती है। ऊष्मा का अवशोषण तथा निष्कासन नहीं होता है, तापमान में कमी आती है। एडियाबेटिक शीतलन से वायु का प्रसरण होगा, वायु सघन से विरल माध्यम में और वायु का आरोहण होगा। एडियाबेटिक ऊष्मन में वायु का संकुचन होगा, विरल से सघन माध्यम में जाएगी है ना, और अवरोहण होगा। अब देखते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडलीय आर्द्रता वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ह्यूमिडिटी कहलाती है। अब ये तीन तरह की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट, दूसरी होती है विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक, और तीसरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? जल वाष्प की मात्रा अपॉन में वायु का आयतन। 1 घन सेंटीमीटर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, जिसका जल वाष्प की मात्रा से सीधा संबंध और वायु के आयतन से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। जल वाष्प की मात्रा के अपरिवर्तनशील होने पर भी वायु के आयतन में वृद्धि या कमी होने के कारण निरपेक्ष आर्द्रता में परिवर्तन होता है। इसलिए ही ये वायुमंडलीय आर्द्रता के मापन की एक उपयुक्त विधि नहीं है। वहीं विशिष्ट आर्द्रता का तात्पर्य 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से है, क्योंकि विशिष्ट आर्द्रता का जलवाष्प की मात्रा से सीधा संबंध होता है। इसलिए ये वायुमंडलीय आर्द्रता के मापन की एक उपयुक्त विधि है। वायु की विशिष्ट आर्द्रता किसी भी क्षेत्र में होने वाली वर्षा के साथ दैनिक तापांतर को निर्धारित करता है। सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा डिवाइड बाय वायु द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जलवाष्प की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती यदि उसकी क्षमता नहीं रहती। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती यदि उसकी मात्रा नियत है। वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता वायु के तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी
वायु के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है यदि जलवाष्प की मात्रा नियत हो। अब एक हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वायु का तापमान, जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। माने कि वायु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तो जलवाष्प की मात्रा अगर 25 ग्राम है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता 100 ग्राम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25% होगी। यदि जलवाष्प की मात्रा सेम रखते हुए वायु का तापमान कम कर दिया जाए तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता 50 ग्राम होगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% हो जाएगी। यदि वायु का तापमान और कम कर दिया जाए, 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जलवाष्प की मात्रा भी अगर नियत रखे 25 ग्राम तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता यहाँ पे 25 ग्राम हो जाएगी, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। इस स्थिति में वायु संतृप्त हो जाएगी, है ना। संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया होती है। फिर आपको पता हो, मतलब संघनन की क्रिया से फिर क्या बारिश वगैरह होती है ना। संघनन से बादल बन जाते हैं और बादल बन जाते हैं और फिर वर्षा होती है। एक निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता का जलवाष्प की मात्रा से सीधा संबंध होता है। वहीं जलवाष्प की मात्रा नियत होने पर सापेक्ष आर्द्रता का वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। क्योंकि वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता का वायु के तापमान से सीधा संबंध होता है, इसलिए सापेक्ष आर्द्रता का वायु के तापमान से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। यही कारण है कि वायु के तापमान में कमी आने के साथ सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होने के कारण जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तब वायु के संतृप्त हो जाने से संघनन की क्रिया होती है। जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे ओसांक बिंदु कहते हैं, है ना। जो मैंने पहले एग्जाम बताया था उसमें ओसांक बिंदु 5 डिग्री सेल्सियस था, आपने देखा होगा, उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। यही ओसांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तब संघनन के समय जलवाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन होता है, जबकि 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर संघनन की क्रिया होने से जलवाष्प का हिम के कणों में परिवर्तन होता है ना। किसके कणों में? हिम के कणों में परिवर्तन होता है। वायु के आरोहण के समय एडियाबैटिक शीतलन के कारण वायु के संतृप्त होने पर वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। वही डायबेटिक शीतलन के समय सतह के संपर्क में आने वाली वायु के संतृप्त होने पर कोहरा बनने के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। किसके लिए? कोहरा बनने के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जहां सापेक्ष आर्द्रता का वर्षा और कोहरा बनने के लिए अनुकूल स्थिति से सीधा संबंध है, वहीं विशिष्ट आर्द्रता कोहरा की सघनता के साथ वर्षा की मात्रा को निर्धारित करता है। अब हम दाब देखेंगे। दाब बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। वायुमंडलीय दाब और जलवाष्प दाब होता है, दो तरह के दाब होता है। वायु दाब वायु की सघनता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो कैसे लिख सकते हैं? वायु दाब वायुमंडलीय परत की मोटाई अपॉन में जलवाष्प की मात्रा। और कैसे लिख सकते हैं? जलवाष्प की मात्रा और वायु दाब में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्योंकि वायु दाब का वायु की सघनता से सीधा संबंध होता है, इसलिए समुद्र की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होने पर जब वायु की सघनता में कमी आती है तब वायु दाब में भी कमी आने लगती है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र का वायु दाब कम होता है, जबकि समुद्र की सतह पर समस्त वायुमंडलीय परतों के द्वारा लगने वाला वायु दाब सर्वाधिक होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल का जलवाष्प दाब कहते हैं। लगने वाले बल
का जलवाष्प दाब कहते हैं। जलवाष्प दाब का वायुमंडलीय आर्द्रता से सीधा संबंध होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता से सीधा संबंध होता है। यही कारण है कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के समय जलवाष्प दाब अधिक रहता है। यहाँ तक कि समान तल पर तट से दूरी बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी के कारण जलवाष्प दाब में भी कमी आती है। वायुमंडल में उपस्थित अन्य स्थायी गैसों की अपेक्षा जलवाष्प हल्की गैस होती है ना, जिसके कारण ही समान तल पर वायुदाब का जलवाष्प की मात्रा से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। इसलिए ही समान तल पर आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु के द्वारा लगने वाला दाब अधिक होता है। अब हम आते हैं वायुदाब को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। समान तल पर तापमान होता है सबसे प्रमुख, तो दूसरा होता है ऊंचाई, है ना, समान तल पर ये कार्य नहीं करेगा। पृथ्वी का घूर्णन भी होता है वायुदाब को निर्धारित करने वाला, और जलवाष्प की मात्रा ये कुछ काफी कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। शांत वायुमंडल है तो डायबेटिक तापीय परिवर्तन से तापमान ज्यादा होगा, वायु गर्म होगी, वायु के आयतन में वृद्धि होगी। तापमान कम होगा तो वायु ठंडी होगी, वायु के आयतन में कमी होगी। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, वायु का आरोहण होगा। क्यों होगा, वायु का प्रसरण के कारण, प्रेशर ज्यादा और टेम्परेचर कम। वायु का अवरोहण, वायु के संकुचन के कारण, प्रेशर कम और प्रेशर ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा। इस थ्योरी में सब समझ में आ जाएगा आपको। वायुदाब को निर्धारित करने वाले कारकों में तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। शांत वायुमंडलीय दशा में डायबेटिक तापीय परिवर्तन के समय वायुदाब का तापमान से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। तापमान में वृद्धि होने पर वायु के गर्म होने के कारण जब आयतन में वृद्धि होती है तब वायुदाब में कमी आती है। वहीं जब वायु ठंडी होती है तब संकुचन के कारण वायुदाब में वृद्धि होती है। एडियाबेटिक प्रक्रिया के समय वायु के आरोहण या अवरोहण के कारण तापमान और वायुदाब में परिवर्तन होता है। वायु के आरोहण के समय वायु का प्रसरण होने के कारण एडियाबेटिक शीतलन के द्वारा तापमान में कमी के साथ वायुदाब में भी कमी आती है। इसी प्रकार वायु के अवरोहण के समय संकुचन के कारण तापमान में वृद्धि के साथ वायुदाब में भी वृद्धि होती है ना, वायुदाब में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे लो प्रेशर होता है विषुवत रेखा के आसपास, इसको विषुवत रेखी निम्न वायुदाब कहते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब होता है। 60 डिग्री नॉर्थ में उपध्रुवी निम्न वायुदाब होता है और 90 डिग्री नॉर्थ में ध्रुवीय उच्च वायुदाब होता है, हाई प्रेशर होता है। और सेम टू सेम दक्षिणी ध्रुव के बारे में भी ये लागू होता है। यदि तापमान वायुदाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता तब ऐसी स्थिति में विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर औसत वार्षिक तापमान में आने वाली कमी के कारण अत्यधिक तापमान वाले विषुवत रेखीय क्षेत्र से निम्न वायुदाब कटिबंध और न्यूनतम तापमान वाले ध्रुवीय प्रदेश में उच्च वायुदाब कटिबंध का विकास होने से पृथ्वी की सतह पर 3 वायुदाब पेटियों का विकास होना था, जबकि वास्तव में पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायुदाब पेटियों का विकास होता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि तापमान के अतिरिक्त अन्य कारक भी वायुदाब को निर्धारित करते हैं। मतलब वायुदाब को तापमान के अलावा और कारक भी निर्धारित करते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता तो केवल 3 ही वायुदाब कटिबंध बनते। यहाँ पे 7 बने हुए, 1 और 3 3 ये 7 बने हुए, है ना। अन्य कारक भी हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायुदाब की पेटियों में विषुवत रेखीय क्षेत्र में अत्यधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में वायु का आरोहण होने से वायु का निम्न वायुदाब कटिबंध का विकास होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यंत कम तापमान होने के कारण
ठंडी वायु का अवरोहण होने से उच्च वायुदाब कटिबंध का विकास होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र का आरोहण होने के बाद जब ध्रुवों की ओर अपसरण होता है तब पृथ्वी की घूर्णन के कारण, किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायु का अवरोहण होने से उच्च वायुदाब का विकास होता है। देखो यहाँ पे है ना, तापमान के अतिरिक्त भी चीजें मिल गई ना पृथ्वी के मतलब घूर्णन की वजह से। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से चलने वाली ठंडी वायु और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से चलने वाली गर्म वायु का उपध्रुवीय क्षेत्र में अभिसरण के बाद आरोहण के कारण निम्न वायुदाब का विकास होता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायुदाब की पेटियों में 3 तापीय जनित वायुदाब कटिबंध और 4 यांत्रिक जनित वायुदाब कटिबंध का विकास होता है। 4 यांत्रिक जनित और 3 तापीय जनित, है ना। वायुदाब कटिबंध और वायुदाब परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, है ना। इसमें वायु का क्षैतिज प्रवाह और वायु का ऊर्ध्वाधर प्रवाह भी होता है। अब तापमान में अंतर कैसे आता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में कैसे आता है, ध्रुव पर क्या आता है, वायुमंडलीय परिसंचरण, इसका अर्थ, मूल कारण, ये हम थ्योरी के थ्रू देखते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण का तात्पर्य वायु राशियों के चक्रीय प्रभाव से है। वायु के क्षैतिज प्रभाव को पवन जबकि ऊर्ध्वाधर प्रभाव को वायु तरंग कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न ऊष्मन के कारण तापमान में स्थानिक विविधता होने पर ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए ही वायुमंडल में वायु राशियों का चक्रीय प्रभाव होता है ना। कौन सा प्रभाव? चक्रीय प्रभाव होता है। अत्यधिक तापमान वाले विषुवत रेखीय क्षेत्र और न्यूनतम तापमान वाले ध्रुवीय प्रदेश के मध्य ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए वायुमंडलीय परिसंचरण का कारण मौसम में परिवर्तन होता है ना। इसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु के समय विषुवत रेखीय क्षेत्र और ध्रुवों के मध्य तापीय प्रवणता अधिक होने के कारण शीत ऋतु के समय वायुमंडलीय परिसंचरण की तीव्रता अधिक हो जाती है। वास्तव में पृथ्वी की सतह के विभिन्न ऊष्मन के कारण वायुदाब में परिवर्तन से उत्पन्न दाब प्रवणता बल के प्रभाव से ही वायु में गति उत्पन्न होती है। वायुदाब प्रवणता, जिसे वायुदाब डिफरेंस बोलते हैं, बल वायु की गति के साथ दिशा को निर्धारित करता है। क्योंकि वायु की गति का दाब प्रवणता बल से सीधा संबंध होता है, इसलिए ही दाब प्रवणता बल के प्रभावशाली होने के साथ वायु की गति में भी वृद्धि होती है। दाब प्रवणता बल की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर समदाब रेखाओं के लंबवत होता है। इसलिए वायु की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। यदि दाब प्रवणता बल केवल वायु की दिशा को निर्धारित करता, तब ऐसी स्थिति में वायु की दिशा उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दाब प्रवणता बल के समानांतर होती, जबकि ऐसा नहीं है ना। अब इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, इसके कारण वगैरह क्या है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।